सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 है और मेरी अपनी असेसमेंट है कि इस बार इस चैप्टर में से पेपर लाजमी आ रहा होगा। और मैं हमेशा टैक्स को पढ़ाने लगता हूं तो मैं इस तरह से शुरू करता हूं कि यार टैक्स क्या है। टैक्स तो वो टूल है जिसके जरिए से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है आवाम से ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। मुल्क की अखराजात को पूरा करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन अवाम से ली जाती है उसको टैक्स कहा जाता है। टैक्स लागू करने का असल मकसद तो पैसा होता है, लेकिन बाज़ों का टैक्स लागू करने का मकसद अपनी बात को मनवाना भी होता है, पॉलिसीज को अमल दरामद कराना भी होता है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होती है। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। सर जी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? पैसा। अब उसने खास तौर पे कहा पैसे के अलावा वाले फायदे बताओ। आप जो कह रहे थे कि पैसे के अलावा भी फायदे हैं, हाँ देसी बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली, कॉन्सेप्ट वाली, पेपर में जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है वो वाली बात करने लगो। सर गवर्नमेंट ने जब किसी चीज को एनकरेज करना होता है ना तो गवर्नमेंट क्या कर देती है? टैक्स माफ कर देती है, टैक्स कम कर देती है। गवर्नमेंट जब चाहती है कि फला काम किया जाए तो गवर्नमेंट टैक्स जो खर्चा है वो अलाउ कर देती है। अब यहां पर जब मैंने पहली बार आपको पढ़ाया तो उस वक्त तो आपको नहीं पता था कि एक्सपेंस अलाउ होने का क्या मतलब होता है, लेकिन आज जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस और सारे एक्सपेंसेस पढ़ चुके हैं तब आपको समझ आती है कि एक्सपेंस अलाउ करने का मतलब है कि ये वाला एक खर्चा इनकम में से माइनस हो सकता है जिसकी वजह से इनकम कम हो जाएगी और इनकम कम होगी तो टैक्स भी। और मेरे साथ ही हो ना? तो यार जवाब देना भाई, ठीक है? आपके इस हाना से ही मुझे पता चलेगा आप जाग रहे हो, ठीक है? अगर आप खामोश रहे तो फिर तो मजा नहीं आएगा सर। ले सर, तो पहला काम तो ये है कि गवर्नमेंट ने जिस चीज को एनकरेज करना होता है उस पर टैक्स माफ कर देती है या टैक्स कम कर देती है, या गवर्नमेंट ने जिस खर्चे को एनकरेज करना होता है उसके बाद से वो टैक्स, इसके बाद से वो खर्चा अलाउ कर देती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने जिस चीज को डिस्करेज करना होता है उस पर टैक्स लगा देती है या टैक्स बढ़ा देती है। हाँ, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट टैक्स इसलिए भी बढ़ाती है कि गवर्नमेंट के खर्चे नहीं पूरे हो रहे तो उन्हें मजबूरन टैक्स बढ़ाना पड़ता है। अभी पिछले कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स 17 से 18% किया। वो करने की असल वजह यही थी कि गवर्नमेंट का टारगेट या गवर्नमेंट के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। अच्छा, अगर आपको वजह ना पता चल रही हो कि गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया या क्यों बढ़ाया तो एक बात तो कंफर्म है कि इस टैक्स लगाने से गवर्नमेंट को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रेवेन्यू होता है। तो बहरहाल अगर वो कह देते कि सैलरी पे टैक्स लगाया जा रहा है, इसकी क्या रीजन है, इसका क्या मकसद है, तो बता दे यार सैलरी पे टैक्स लगा रहे हैं तो ये मकसद तो नहीं होगा कि लोग नौकरी ना करें, ये मकसद तो नहीं हो सकता। तो क्या मकसद होगा टैक्स लगाने का? रेवेन्यू कलेक्शन। कंपनीज पे टैक्स लगाया है, रेवेन्यू कलेक्शन। खासतौर पे जब कह के टैक्स बढ़ा दिया तो उसमें आप ये देखिए रीजन क्या, कुछ रीजन नहीं आ रहा तो कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन तो एक रीजन बहरहाल है जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो। सर जी टैक्स को माफ कर, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है या टैक्स को माफ कर दिया जाता है, दो सूरत हाल है। यही टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करें, दो हरबे हैं, कहीं पर टैक्स लगा देते हैं मुल्की फायदे के लिए, कहीं पर टैक्स बचा दे, माफ कर देते हैं मुल्की फायदे के लिए। क्या मतलब? सर जी कोविड आया, मुल्की कंपनियां बंद हो रही थी, गवर्नमेंट ने कहा जो कंपनी चलती रहेगी हम उसे 5 साल तक टैक्स माफ कर देंगे। अब गवर्नमेंट ने टैक्स माफ किया मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए। कहीं पर एक चीज पाकिस्तान में बिक रही थी 100 रुपए की, बाहर से इंपोर्ट होने लग गई 25 रुपए की, तो पाकिस्तान में वो इदारा जो ये वाली प्रोडक्ट बना रहा था उसका क्या होगा? उसका तो कबाड़ा हो जाएगा सर। तो क्या किया गवर्नमेंट ने? कहा वो जो बंदा बाहर से इंपोर्ट कर रहा है 25 रुपए का, उस पर 75 रुपए टैक्स लगा दो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया और इंपोर्ट पे टैक्स
बढ़ा दिया, यहां पर टैक्स बढ़ा है अपने मुल्क को बचाने के लिए। सर समझ आ रहा है? तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाया है अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए। बाद अगर गवर्नमेंट जब एक्सपोर्ट के ऑर्डर होते हैं उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देती है, टैक्स माफ कर देती है ताकि मुल्क को ऑर्डर मिल जाए और हमारा ज़र मुबादला बेहतर हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो। सर गवर्नमेंट टैक्स को इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे काउंटर होता है, एक चीज थी 100 रुपए की, उस पर 20 रुपए का टैक्स था, वो चीज की कीमत बढ़ के 110 हो गई। जब एक चीज की कीमत क्या थी, 100 रुपए थी, और ये बात मैं अक्सर करता हूं कि प्राइस थी 100 और उस पर टैक्स था 20, इसकी प्राइस बढ़ के हो गई 110 और उस पर टैक्स कितना हो गया 20, कीमत बढ़ के 120 से 130 हो गई। अब ये जो कीमत बढ़ गई, गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम को इन्फ्लेशन से बचाएं, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जितनी अमाउंट से कीमत बढ़ी है उतनी अमाउंट से टैक्स क्या कर दे, कम कर दे। इसको कहते हैं काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सर जी अगली बात, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सब अमीर आदमी से टैक्स वसूल करना, ज्यादा वसूल करना, गरीब आदमी पर खर्च करना, इससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वालिटी अचीव होती है। आप इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें, इसको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कह दें या ये कह दें कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है, बात एक ही है। सर जी वो खर्चे जो आप साइंस पर, इन्वेंशन पर, फाइनेंशियल एजुकेशन पर करते हैं, टैक्स वाले सारे खर्चों को इनकम में से माइनस करने की जरूरत है। सर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते हैं, टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। सर जी फॉर यही एग्जांपल ले लेता हूं, ये प्राइस है मुल्तान की, लाहौर की प्राइस है ये, और मुल्तान की प्राइस है 130। तो मुल्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है आप परेशान ना, हम क्या कर देते हैं 10 रुपए का टैक्स कम कर देते ताकि कीमत। तो भाई अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया, टैक्स को कम कर दिया ताकि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल, गवर्नमेंट ने अनडिजायरेबल सेक्टर्स, डिस्करेज किया है सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, दैट इज सिगरेट एंड टोबैको। डिस्करेज करना अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, गवर्नमेंट तंबाकू नोशी और गुटखा और इन चीजों को डिस्करेज करने के लिए उन पे टैक्स बढ़ा देती है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का। गवर्नमेंट कहती है जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ये बैंकिंग चैनल के जरिए होनी चाहिए ताकि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं हो रही तो गवर्नमेंट कहती है ये गलत है, आप गवर्नमेंट से क्यों छुपा रहे हैं। अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन पकड़ी गई जो अदर देन बैंकिंग चैनल थी तो टैक्स वाले कहते हैं हम क्या करेंगे, अगर आपकी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई जो अदर देन बैंकिंग चैनल थी तो हम क्या करेंगे, हम अगर आपकी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई जो अदर देन बैंकिंग चैनल थी तो हम क्या कर देंगे, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का मतलब ये है कि हम उसको सजा के तौर पे, उसको इनकम के तौर पे ट्रीट कर देंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे, सजा के तौर पे उसको इनकम के तौर पे ट्रीट कर देंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट, गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे देती है रिसर्च के कामों में, डेवलपमेंट के कामों में। सर जी ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी बातें। अच्छा टैक्स के जरिए तरक्याती काम भी होते हैं। हाँ गवर्नमेंट जब जिस
इलाके में तरक्की चाहती है उस इलाके में बिजनेसमैन को एनकरेज कर देती है कि इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करो। जब वो उस इलाके में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट आ जाएगी, लोगों में खुशहाली आ जाएगी, उनको नौकरियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अमीर से ज्यादा पैसे लेना, गरीब पर खर्च करना तरक्याती कामों के लिए। सर इसके अलावा जो आइटम ऑलरेडी पाकिस्तान में बनेगा कोई उसको इंपोर्ट करेगा तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। जो आइटम ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है अगर कोई उसको इंपोर्ट करेगा तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। जो आइटम लग्जरी आइटम है आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ज्यादा। क्यों सर? लग्जरी आइटम है, क्या जरूरत है BMW की नई गाड़ी लेने की? मुल्क की हालात खराब है, आपको इतनी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों के पास पैसा है, लोग करना चाहते हैं। गवर्नमेंट फिर उन्हें मना करने के लिए क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है, लेकिन लोग फिर भी कर लेते हैं। कर ले, 100 रुपए की गाड़ी है, 100 रुपए का टैक्स ऊपर लगा दी। अब गवर्नमेंट को 100 रुपया तो मिल गया ना, बंदे उसने तो हमारी बात माननी नहीं थी। तो सर यहां पर लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाएंगे और आइटम्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी या डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज, टैक्स एग्जेम्पशंस टू चैरिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट दीज activities. Tax exemption for agro-based project to promote agriculture. Agro-based project to promote agriculture. सर जी, basics of taxation laws. बेसिक ऑफ टैक्सेशन लॉस। सर टैक्स के 4 बुनियादी कानून है। पहला, टैक्स शुड बी सर्टन, टैक्स लेने वाला और देने वाला दोनों क्लियर होने चाहिए कि कितना टैक्स बनता है और कितना लेना। टैक्स कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब है जिस वक्त और जिस तरीके से टैक्स देना उसमें टैक्स पेयर के लिए आसानी होनी चाहिए। तीसरा, इक्वालिटी, टैक्स का कानून सब लोगों के लिए एक जैसा होना चाहिए। चौथा, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स को कलेक्ट करना इतना महंगा ना हो कि टैक्स की कलेक्शन डिस्करेज हो जाए। तो ये 4 बातें थी। प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स को लागू करना के कानून। सर जी 3 कानून है। बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है जो जितना फायदा उठाएगा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से वो उतना ज्यादा टैक्स देगा। मिसाल के तौर पे मोटरवे ले लीजिए, आप मोटरवे पर सफर करते हैं, लाहौर से फैसलाबाद उतर जाते हैं मोटरवे से तो आप कम टैक्स देंगे, और अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो आप ज्यादा टैक्स देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये क्या है? जो जितना फायदा उठाएगा वो उतना टैक्स देगा, इसको कहते हैं बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहते हैं जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ज्यादा टैक्स देगा, पैसा है ज्यादा टैक्स दो। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सब लोगों को एक फिक्स परसेंटेज के मुताबिक टैक्स देना चाहिए। मिसाल के तौर पे 5% टैक्स है, 100 रुपए वाला भी 5% टैक्स दे, 1000 रुपए वाला भी 5% टैक्स दे। जबकि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है 100 रुपए वाला 5% टैक्स दे लेकिन 1000 रुपए वाला 20% टैक्स दे। तो यार मेरा पॉइंट समझा है? क्यों? वो ज्यादा अमीर है, ज्यादा दे सकता है, जिसकी हैसियत ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है सब लोग फिक्स परसेंटेज पे टैक्स दें, ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसा कमाने वाला बंदा ज्यादा टैक्स देगा। सर 3 तरह के टैक्सेस हैं। सबसे पहला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेशन। इसका मतलब है कि फिक्स परसेंटेज के मुताबिक टैक्स लगे। सर जी आप गौर करें, इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा। इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा। सर दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। और फ्लैट टैक्स, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या है? इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं
इंडिविजुअल या एओपी, इंडिविजुअल और एओपी भी जो टैक्स है वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे है, और कंपनीज पर जो इनकम टैक्स है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पे है। रिग्रेसिव टैक्स उलट है सर, वो कहता है इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। सर जी ये काइंड ऑफ टैक्सेशन की बातें थी, निचोड़ ये है, इनकम बढ़े और टैक्स रेट फिक्स रहे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम बढ़े और टैक्स रेट बढ़े प्रोग्रेसिव टैक्स एबिलिटी टू पे, इनकम बढ़े और टैक्स रेट कम हो रिग्रेसिव टैक्स, यहां पे टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स फिक्स होती है। सर जी ये तीनों बातें आपके साथ कर दी। फॉलोइंग आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर टैक्स एनफोर्स होता है, लागू होता है, आपकी चॉइस नहीं है, आप कंट्रीब्यूशन को सदका फितराना नहीं दे रहे, दिल चाहे देंगे नहीं दिल चाहे नहीं देंगे, ये लाजिम चीज है, आप ये नहीं देंगे तो टैक्स वाले आपसे निकलवा लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। सर ये एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। सर आमतौर पे ये कैश की सूरत में होती है, पेमेंट बाय चेक, प्रोमिसरी नोट और इन काइंड इज नॉट एक्सेप्टेड। टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर, पेमेंट ऑफ टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे principal. Tax is levied on income, transaction or property. These are taxes that are imposed or levied on acts, rights or privileges. सर ये characteristics of tax laws है, 1 2 3 4 characteristics of tax laws। इसमें मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा टेस्ट होता है वो क्या है, वो है ये वाला, यार मैं वही आपको डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। ऑल्दो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि टैक्स स्टेट लागू करती है, टैक्स अप्रूव बाय द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, और टैक्स अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इन 4 के अलावा। सर ये वाली बात जब हो गई, हाँ पेपर में जो सबसे ज्यादा सवाल आया है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो यही है, वो कहता है टैक्स का निजाम में क्या चीज होनी चाहिए, फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब है, फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब है फाइनेंशियली एडिक्वेट हो। Sources of revenue taken as a whole should be sufficient to meet the expenditure of the government. A revenue should be capable of expanding or contracting annually in response to variation in public expenditures. Fiscal adequacy का मतलब है कि आपको क्या कहते हैं, माली तौर पे टैक्स से इतना पैसा मिले कि माली तौर पे आपके खर्चे पूरे हो जाएं। हाँ अगर आपको ज्यादा पैसे दरकार है तो आप टैक्स ज्यादा कर दें कि आपके माली खर्चे पूरे हो जाएं, और अगर आपको कम पैसे दरकार है तो आप टैक्स कम कर दें ताकि आपके खर्चे पूरे हो जाएं और आवाम को रिलीफ मिल जाए। सर समझ आ रहा है, ये फिस्कल एडिक्वेसी है। वो कहता है रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है और सुकेड़ा जा सकता है। सर इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, वो कहता है टैक्स लेविड मस्ट बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। जो टैक्स है वो किस बेस पर लगना चाहिए, एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे की बेस पर लगना, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स देगा। सर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, इसमें कितनी बातें हैं, 4 बातें। पहला टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन, दूसरा कन्वीनियंट होना चाहिए, तीसरा बर्डनसम नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, चौथा एनफोर्सबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स, enforceable by the adequate and well-trained public officials. Consistency or compatibility with economic goals. Tax laws should be consistent with the economic goals or programs of the government which pertain to basic services intended for the masses. Sir, tax laws consistent होने चाहिए with economic goals or programs of the government which pertain to basic services intended for the
मैसेज। सर जी, तो आपका ओवरऑल मुल्क का जो गोल है और जो टैक्स डिपार्टमेंट का गोल है, दे शुड बी इन लाइन, ये इन लाइन होना चाहिए। और आपके जो प्रोग्राम्स हैं जिनका ताल्लुक अवामी सर्विसेज से, अवाम को सहूलत देने से है, वो अवाम तक पहुंचने चाहिए। प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट विच पर्टेन टू बेसिक सर्विस इंटेंडेड फॉर द मैसेज। आपके टैक्स का एक तरफ आपका वज़ीर आज़म कहता है कि हाँ बहुत हो गया अवाम का बड़ा बोझ आ गया महंगाई का, अब हम अवाम को रिलीफ देंगे, और अगले दिन FBI वाला कहता है 10 रुपए टैक्स पर लीटर पेट्रोल पे बढ़ा दिया। इसका मतलब है ये दोनों बातें कंसिस्टेंट नहीं है। सर जी, दो तरह की दो बातें रह गई हैं हमारी मेनली अब इस चैप्टर में। सबसे पहली बात है, टैक्सेस दो तरह के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली FBR को अदा किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली FBR को अदा किया जाता है। जो डायरेक्टली FBR को अदा किया जाता है वो इनकम टैक्स है और वो कैपिटल वैल्यू टैक्स है। जो इनडायरेक्टली FBR को अदा किया जाता है, आई कैप ने बहुत ज्यादा ये वाला सवाल पूछा, जो इनडायरेक्टली FBR को अदा किया जाता है वो कस्टम ड्यूटी है, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और वो सेल्स टैक्स। कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान से कोई चीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो तो वो जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी होती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या है? इट इज लेविड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड if it is charged on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight or quantity. Export are liable to 0% FAD. सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स लागू किया जाता है एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेट ऑफ 80%. फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगती है और एक्सपोर्ट पर 0% होती है। सेल्स टैक्स अब तो आपने पूरा पढ़ लिया, 18% सेल्स टैक्स लगता है किस पर? इंपोर्ट के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। एक बार ये हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान आपने खुद पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 में यही था।